इसकी 2022-23 के बजट में घोषणा हुई है। ओके, और किस मंत्रालय के अंतर्गत ये परियोजना चालू हुई है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर तमिलसाई सौंदरंजन। विधान परिषद की 40 सीट, विधानसभा की 119 सीट, राज्यसभा की 7 सीट और लोकसभा की। तो आदि बद्री बांध के निर्माण हुए किन दो राज्यों में समझौता? वो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में। कुल लागत आय कितनी है इसकी? 215.33। और जल मेट्रो परियोजना उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगी जो द्वीपों पर रहते हैं या जिनका द्वीपों पर किसी काम के सिलसिले से आवागमन रहता है, आना जाना रहता है। हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम सत्र में आप सबका स्वागत है। करंट अफेयर का योजना परियोजनाओं का दूसरा पार्ट है ये, और पहला पार्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो देर न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत किस परियोजना की शुरुआत हुई? इसका सही आंसर बताइए। फिर से एक बार पढ़िए, पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत किस परियोजना की शुरुआत हुई? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा पर्वतमाला परियोजना, ठीक है। आंसर क्या होगा? पर्वतमाला परियोजना। लिख देता हूँ, पर्वतमाला परियोजना, ठीक है। ये आंसर है आपका। पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत किस परियोजना की शुरुआत हुई? पर्वतमाला परियोजना। ओके, इसकी घोषणा 2022-23 के बजट में हुई है, ठीक है। और ये परियोजना वर्तमान में कहाँ कहाँ पर शुरू की जा रही है? वो है आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पूर्वी साइड मणिपुर और जो पूर्वी साइड के राज्य हैं उसमें ये परियोजना, पर्वतमाला परियोजना शुरू की जा रही है, ठीक है। और एक इसके अंतर्गत हो रही है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत ये परियोजना का जो है कार्य होगा, ठीक है। किसके अंतर्गत? लिख देता हूँ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ठीक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, के अंतर्गत। ओके, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत जो है पर्वतमाला परियोजना चालू की जा रही है। ओके, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। इसका मंत्री कौन है? मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी, ठीक है। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी समझ रहे हैं ना? कनेक्टिविटी पहाड़ी क्षेत्रों को मतलब रोड के तहत एक रोड से जोड़ने के लिए आवागमन की सुविधा उससे अच्छी रहेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत किस परियोजना की शुरुआत हुई? आंसर है पर्वतमाला परियोजना, ठीक है। इसकी 2022-23 के बजट में घोषणा हुई है। ओके, और किस मंत्रालय के अंतर्गत ये परियोजना चालू हुई है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। और इसका मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, आप सबको पता होगा, ठीक है। ओके, ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत में किस सुरंग को विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है? फिर से एक बार पढ़िए, भारत की किस सुरंग को विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अटल टनल। ओके, इसका आंसर होगा अटल टनल, अटल टनल। ओके, अटल टनल को पुराने नाम से क्या जानते हैं? रोहतांग सुरंग। इसको अटल सुरंग जो है ये प्रेजेंट का नाम है, जो अब नया नाम है। इसका पुराना नाम था रोहतांग सुरंग, ठीक है। लिख देता हूँ, इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम रोहतांग सुरंग, रोहतांग सुरंग, ठीक है। रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल टनल नाम रखा गया है, ठीक है, अटल सुरंग, ठीक है। अटल टनल जो है समुद्र तल से, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? पहाड़ी क्षेत्रों में जब किसी स्थान की ऊंचाई लिखी जाती है तो समुद्र तल से लिखी जाती है, ठीक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? ओके, तो अटल टनल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? लगभग समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, फीट की
ऊंचाई पर है, ठीक है। अटल टनल समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, ओके। पुराना नाम इसका रोहतांग सुरंग, रोहतांग टनल जिसे कहते हैं, ओके। और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। समझ में आया? कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में है। अटल टनल कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। सर्दियों के टाइम पर अटल टनल कभी कभी बंद कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, ओके। और ये किस दर्रे में? रोहतांग दर्रे में ही है, ये याद रखिएगा, याद रहेगा आपको, ठीक है। रोहतांग, जो रोहतांग सुरंग इसका पुराना नाम था, इसको नया नाम अटल टनल है। किस दर्रे में? रोहतांग दर्रे में है, ओके। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के 7 गाँव ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित शीर्ष 10 गाँव में स्थान प्राप्त किया? फिर से एक बार ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। किस राज्य के 7 गाँव ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित शीर्ष 10 गाँव में स्थान प्राप्त किया? आपको क्या बताना है? राज्य बताना है, ठीक है। बताइए कौन सा राज्य है जिसके 10 गांव जो हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत शीर्ष 10 गांव में स्थान प्राप्त किए हैं? कौन सा राज्य है? राज्य है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, ओके। तेलंगाना राज्य ऐसा है जिसके शीर्ष 10 गांव में 7 गांव टॉप गांव में आए हैं जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित किए गए हैं, ओके। तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। अब छोटी सी जानकारी तेलंगाना के बारे में आप जान लीजिए। तेलंगाना, इसकी राजधानी आप सबको पता होगा, कैपिटल क्या है? कैपिटल हैदराबाद। कैपिटल क्या है तेलंगाना की? तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, सबको पता होगा, ठीक है। और सीएम यहाँ के कौन है? सीएम यहाँ के हैं के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर कौन है यहाँ की? गवर्नर एक लेडी हैं, ठीक है। गवर्नर एक यहाँ की लेडी हैं। क्या नाम है उनका? गवर्नर यहाँ की कौन है? यहाँ की गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक है। गवर्नर यहाँ के हैं तमिलसाई सौंदरराजन और यहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव। यहाँ की विधान परिषद सीट कितनी है? विधान परिषद सीट यहाँ की हैं 40, ठीक है। और विधानसभा सीट कितनी है? विधानसभा सीट है 119, ओके। और यहाँ की राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट है यहाँ की 7 हैं, ठीक है। और लोकसभा सीट कितनी है यहाँ की? लोकसभा सीट है 17, ठीक है। ये हो गया तेलंगाना के बारे में छोटी सी जानकारी। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, यहाँ के सीएम के चंद्रशेखर राव, यहाँ के गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन। विधान परिषद की 40 सीट, विधानसभा की 119 सीट, राज्यसभा की 7 सीट और लोकसभा की 17 सीट, ठीक है। तेलंगाना के बारे में छोटी सी जानकारी। और रही बात सांसद आदर्श ग्राम योजना की, तो ये योजना जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी, ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये कब शुरू हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी, ठीक है। और इसमें होता क्या है, इसमें जितने भी सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के, सारे सांसद किसी न किसी गांव को गोद लेते हैं और उसका विकास करते हैं। इस योजना के बारे में मैंने डिटेल बताया है केंद्र सरकार की योजनाओं वाले वीडियो में, आप जाकर प्लेलिस्ट से जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें केंद्र सरकार की योजनाओं में सांसद आदर्श ग्राम योजना को मैंने डिटेल में समझाया है, ठीक है, ओके। कितने पहला गांव, मोदी जी ने पहला गांव कौन सा लिया था गोद, और राहुल गांधी जी ने कौन सा गांव गोद लिया था, इन सब के बारे में डिटेल में मैंने डिस्कशन किया है, ओके। प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की? फिर से एक बार पढ़िए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की? इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। कंफ्यूज मत होइएगा, अभी समझा रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा सघन मिशन 4.0, ठीक है। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 इसका आंसर होगा, ठीक है क्या ये कार्यक्रम जो सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 है, ये कार्यक्रम ये सुनिश्चित करेगा कि
जो भी नियमित टीकाकरण की सेवाएं हैं जो सरकार की तरफ से दी जा रही हैं वो बिना टीकाकरण वाले या आंशिक रूप से टीकाकरण वाले बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, टीकाकरण सेवाएं, ये टीकाकरण सेवाएं जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का यही काम है। ठीक है, और ये कितने ज़िलों में संचालित किया जा रहा है? भारत के 416 ज़िलों में संचालित किया जा रहा है। ये भारत के 416 ज़िलों में संचालित किया जा रहा है। ठीक है, ये भारत के 416 ज़िलों में संचालित किया जाएगा। ठीक है, क्या है सघन मिशन इंद्रधनुष? ये कार्यक्रम ये तय करेगा कि जो नियमित टीकाकरण सेवाएं हैं वो बिना टीकाकरण वाले या आंशिक रूप से टीकाकरण वाले बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं तक जरूर पहुँचे वहाँ तक। ठीक है, जो ज़रूरतमंद है जिनको टीकाकरण होना है। ठीक है, यही इसका काम है सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का। ये भारत के 416 ज़िलों में संचालित किया जाएगा। ठीक है, और एक मिशन इंद्रधनुष है वो भी टीकाकरण से संबंधित है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, लेकिन वो 25 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। ठीक है, लिख देता हूँ फिर से, एक मिशन इंद्रधनुष था, मिशन इंद्रधनुष था। वो कब शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ था 25 दिसंबर 2014 को, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। वो भी टीकाकरण से संबंधित है, लेकिन ये जो सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 है ये अब शुरू किया जाएगा। ठीक है, 416 जिलों में। ओके, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की? वो आंसर होगा सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी बन गई है? ठीक है, बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी बन गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? बैठी हुई मुद्रा में। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी बन गई है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, कौन सी है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इसमें किसकी स्टैचू बनी हुई? इसमें संत श्री रामानुजाचार्य जी की जो है मूर्ति बनी हुई है। किसकी? संत श्री रामानुजाचार्य, नाम से जान गए होंगे कौन है, बहुत बड़े संत थे। रामानुजाचार्य जी की स्टैचू बनी हुई है, जिसे कहते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी? इसकी ऊंचाई 216 फीट की है। ऊंचाई कितनी है इसकी? इसकी ऊंचाई है 216 फीट की। ठीक है, इसके अंदर एक जो है वैदिक डिजिटल लाइब्रेरी और एक रिसर्च सेंटर भी है इस स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के अंदर। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर भी लोग जाते हैं, घूमते हैं, वहाँ पे बना हुआ है, वैसे ही स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के अंदर भी एक वैदिक डिजिटल लाइब्रेरी और एक रिसर्च सेंटर भी है। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ओके, और बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा कौन है? वो भी आप जान ही लीजिए, आप जब ये पढ़ ही रहे हैं तो वो भी आप जान लीजिए। बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, ये तो दूसरे नंबर की है, लेकिन विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? वो है ग्रेट बुद्धा की। एक मिनट। प्रतिमा वो किसकी है? वो है ग्रेट बुद्धा की। ठीक है, वो है ग्रेट बुद्धा की। वो कहाँ पर है? वो है थाईलैंड में। आपकी है वो है थाईलैंड में। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई 302 फीट की है। ठीक है, 302 फीट की उसकी ऊंचाई है। और इसकी कितनी है? इसकी है 216 फीट की ऊंचाई है। ठीक है, और जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ये पंचलौह से बनी है। स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता, पंचलौह से बनी है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। ठीक है, 5 लौह से ये बनी हुई है। और ये है कहाँ पर? ये है हैदराबाद में। ये भी आप जान लीजिए कहाँ पर है? हैदराबाद में। ये लिख देता हूँ कहाँ पर है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनी हुई है। किसकी है? संत श्री रामानुजाचार्य की। 216 फीट ऊंची है, हैदराबाद में है, पंचलौह से बनी है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। इसके अंदर एक वैदिक डिजिटल लाइब्रेरी भी है और रिसर्च सेंटर भी है। ठीक है, और बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी? वो ग्रेट बुद्धा की है, थाईलैंड में है, 302 फीट ऊंची है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
आदि बद्री बांध के निर्माण हेतु किन दो राज्यों में समझौता हुआ। आदि बद्री बांध के निर्माण हेतु किन दो राज्यों में समझौता हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, आदि बद्री बांध के निर्माण हेतु किन दो राज्यों में समझौता हुआ। इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये दो राज्यों में समझौता हुआ आदि बद्री बांध के निर्माण हेतु, ठीक है। यमुनानगर हरियाणा पर बनेगा ये, ओके। इसका जो जगह है कहाँ पर बनेगा, यमुनानगर हरियाणा में, ये मतलब बॉर्डर पे ही बनेगा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। इसकी कुल लागत आय कितनी है, कुल लागत कितनी, कुल लागत लगेगी इसमें, कुल लागत इसमें कितनी लगेगी, 215.33 करोड़, 215.33 करोड़ इसकी कुल लागत है, ठीक है। कुल लागत कितनी है आदि बद्री बांध की, 215.33 करोड़, ठीक है, ओके। तो आदि बद्री बांध के निर्माण हुए किन दो राज्यों में समझौता, वो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में। कुल लागत आय कितनी है इसकी, 215.33 करोड़, ये यमुनानगर हरियाणा पर बनेगा, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले खिलौना निर्माण क्लस्टर कोपल टॉय क्लस्टर का शिलान्यास कहाँ किया गया। एक बार फिर से पढ़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के पहले खिलौना निर्माण क्लस्टर कोपल टॉय क्लस्टर का शिलान्यास कहाँ किया गया। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर कोप्पल एक जगह है, कहाँ पर है, कर्नाटक में कोप्पल एक जगह है, उसी के नाम पर कोपल टॉय क्लस्टर रखा गया है, ठीक है। कोप्पल कर्नाटक, इसका आंसर क्या होगा, कोप्पल कहाँ पर है, ये कर्नाटक में ही है, ठीक है। कोप्पल एक जगह का नाम कर्नाटक में, उसी पर रखा गया है, उसी पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। इसमें क्या है ना, कर्नाटक के सीएम जो हैं BS येदियुरप्पा, उन्होंने कहा था कि इसमें लगभग 100 से अधिक यूनिट होंगी, ठीक है। इस क्लस्टर में जो खिलौना निर्माण क्लस्टर बनना है, इसमें 100 से अधिक यूनिट होगी। इसमें 25,000 प्रत्यक्ष और 1 लाख लगभग अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। तो ये अगर देखा जाए रोजगार की दृष्टि से ये जो है अच्छी पहल है, ठीक है। देश के पहले खिलौना निर्माण क्लस्टर कोप्पल टॉय क्लस्टर जो है, इसमें क्या होगा, इसमें लगभग 100 से अधिक यूनिट बनेंगी, 25,000 प्रत्यक्ष और 1 लाख लगभग अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। तो ये अगर देखा जाए तो कर्नाटक के लिए बहुत अच्छी पहल है, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 SSIP 2.0 लॉन्च किया, ठीक है। इसका सही आंसर बताइए। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 SSIP 2.0 लॉन्च किया। किस राज्य ने लॉन्च किया, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा गुजरात, ठीक है। किसने लॉन्च किया, गुजरात ने। गुजरात राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया। गुजरात के बारे में आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, ओके। और इसका उद्देश्य क्या है, इस पॉलिसी का उद्देश्य यह है कि स्कूली छात्रों को जो नवाचार, जो इनोवेशन होता है, उसमें आर्थिक रूप से सहायता करना है, ठीक है। इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, इस पॉलिसी का उद्देश्य यह है कि जो स्कूली छात्र हैं इनको इनोवेशन में आर्थिक रूप से सहायता करना है, ठीक है। या अगले 5 वर्षों तक लागू की जाएगी, ठीक है। 2027 तक ये लागू की जाएगी, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है। इसका सही आंसर क्या होगा, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है। इसका पहला शहर का नाम क्या है, कोच्चि, ठीक है। कोच्चि जो कि केरल में पड़ता है, सबको मालूम है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा कोच्चि। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोच्चि बन गया है, ठीक है, जो कि केरल में पड़ता है। जल मेट्रो की सुविधा मतलब ये क्या है, मतलब ये जो जैसे हम लोग इसमें मेट्रो में सुविधा करते हैं, वैसे ही जो नाव है उसमें ये मेट्रो की सुविधा अवेलेबल की जाएगी। जल मेट्रो की सुविधा जो है उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगी जो द्वीपों पर रहते हैं या फिर द्वीपों पर उनका काम के सिलसिले से आना जाना रहता है, उनके लिए जल मेट्रो परियोजना बहुत ही लाभदायक होगी, ठीक है। तो और ये 10 द्वीपों को जल मेट्रो परियोजना से जोड़ा जाएगा। इसमें 10 द्वीपों को जोड़ा जाएगा, ठीक है, 10 द्वीपों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसमें जल मेट्रो परियोजना के तहत 10 द्वीपों को जोड़ा जाएगा, ओके।
तो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? कोच्चि, जो कि केरल में पड़ता है, सबको मालूम है, ठीक है। और जल मेट्रो परियोजना उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगी जो द्वीपों पर रहते हैं या जिनका द्वीपों पर किसी काम के सिलसिले से आवागमन रहता है, आना जाना रहता है, ठीक है। ये 10 द्वीपों को जल मेट्रो परियोजना के तहत जोड़ा जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन है आज का योजना परियोजनाओं का। और योजना परियोजना पिछले 6 महीने के अब खत्म भी हो जाएंगी, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा योजना परियोजनाओं में। मैंने 2 पार्ट में जो है जितना इंपॉर्टेंट था वो डिस्कस कर दिया है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की? इसका सही आंसर क्या होगा? हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? राज्य का नाम बताना है, किस राज्य ने शुरुआत की। इसका राज्य का नाम है छत्तीसगढ़, ठीक है। सही आंसर है छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ ने जो है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य यह है कि भूमिहीन जो कृषि मजदूर परिवार हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। भूमिहीन जो कृषि मजदूर हैं उनकी पहले ये क्या करेगा? पहचान करेगा, फिर उनको आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। आर्थिक सहायता के रूप में कितना प्रदान करेगा? आर्थिक सहायता के रूप में इनको 6000 प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लिख देता हूँ, ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, भूमिहीन कृषि मजदूर, भूमिहीन कृषि मजदूर को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है। आर्थिक सहायता देना या प्रदान करना, आर्थिक सहायता देना, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य है। और आर्थिक सहायता कितना दिया जाएगा? आर्थिक सहायता के रूप में 6000 प्रतिवर्ष, 6000 रुपये प्रतिवर्ष, 6000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा? पहले ग्रामीण मजदूर के परिवार हैं जो उनकी पहचान की जाएगी राशन कार्ड के ज़रिए, ठीक है। वो उसके बाद 6000 रुपये प्रतिवर्ष इसमें दिया जाएगा। यही इस योजना का उद्देश्य है। तो क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की? आंसर होगा छत्तीसगढ़। इस योजना का उद्देश्य यह है कि जो भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। वो भी कैसे? आर्थिक सहायता वो भी कैसे? कृषि मजदूर परिवार की पहले पहचान की जाएगी राशन कार्ड के जरिए, फिर उनको आर्थिक सहायता के रूप में 6000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। तो ये थे आज के जो योजना परियोजना के पिछले 6 महीनों में जो हुआ है उसके 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैंने 2 लेक्चर में इसको कवर किया है। ओके, तो 6 महीने से ज़्यादा करंट अफेयर मुझे नहीं लगता लेखपाल में पूछेगा। जनवरी से ज़्यादा मैंने दिसंबर से कवर किया, दिसंबर से लेकर जो इधर मई जून तक हुआ है वो योजना परियोजनाओं में 2 लेक्चर में मैंने कवर किया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है और डेटा अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं करंट अफेयर के किसी और टॉपिक पर, और पिछले 6 महीने का करंट अफेयर रहेगा, ठीक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।